नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कांग्रेस अब भी पूरे देश में संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रही है। राज्यसभा में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया तो सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोक दिया और इसमें बीजेपी और ज्यादा फंस गई है। खड़गे ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले में किस तरह से गुमराह कर रही है। क्या कहा खड़गे ने, सुनिए। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय प्रतिपक्ष जी, अम्बेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अम्बेडकर जी ने आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पर हो रही चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को ग्रोथ इंजन बनाने के साथ गांव में समृद्धि लाने पर जोर दे रही है। जब सीतारमण जवाब दे रही थी उस समय भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन करता नजर आया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने लोकसभा में एक बार फिर महाकुंभ हादसे में जान जाने वालों के आंकड़ों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही अखिलेश यादव ने भारत की अर्थव्यवस्था, रुपए की गिरती कीमत जैसे मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। यही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अब संस्कृत, उर्दू तथा मैथिली समेत 6 और भाषाओं में सदन की कार्यवाही का भाषा रूपांतरण होगा। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की तो डीएम के सदस्यों ने इसे लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इन सब के अलावा यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान का मुद्दा भी संसद में उठाया गया। बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और संचार और आईटी पर संसदीय समिति का सदस्य होने के नाते मैं इस मामले को समिति के सामने भी उठाऊंगा। ऐसी अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त दिशा निर्देश होने चाहिए। यानी संसद का माहौल। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े हो गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जीता, उसी तरह से दिल्ली पर भी कब्जा किया। विपक्ष का दावा है कि वोटिंग लिस्ट से लेकर ईवीएम तक हर स्तर पर धांधली हुई है और इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के सत्यापन को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से कोई भी डेटा डिलीट ना करे और ना ही कोई डेटा रीलोड करे। दरअसल एडीआर की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी ईसीआई से जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इस पर इंजीनियर ही स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई संदेह है तो वो दूर हो। ये विरोधात्मक नहीं है। कई बार धारणाएं अलग अलग होती हैं, जो हम बताना चाहते हैं वो हम नहीं बता पाते। हम नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो। हम चाहते हैं कि शायद इंजीनियरिंग ये बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। आप में से कौन सही है हमें नहीं पता। हम सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अगले आदेश तक ईवीएम से कोई डेटा डिलीट ना करे और ना ही कोई डेटा रीलोड करे। अब इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में 15 दिनों में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडीआर की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया अपनानी है वो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे ताकि यह पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है या नहीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि मतगणना तक कोई गड़बड़ी हो। साथ ही हम ये भी देखना चाहते थे कि किसी को कोई संदेह बचा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाए।
हम चाहते थे कि शायद इंजीनियरिंग ये बता सके कि क्या कोई छेड़छाड़ हुई है। यानी साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में दरार दिखाई देने लगी है। डिप्टी सीएम और शिवसेना एकनाथ शिंदे की नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और इसमें एकनाथ शिंदे को जगह नहीं दी गई है, जबकि एनसीपी चीफ और डिप्टी सीएम अजीत पवार को इसमें शामिल किया गया है। 9 सदस्यीय इस प्राधिकरण में बीजेपी और एनसीपी नेताओं को तो जगह मिली है, लेकिन शिवसेना को जगह नहीं दी गई है। शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, जिससे अधिकारियों की मदद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में ली जाती रही है। इसके बावजूद शिंदे को इस प्राधिकरण में जगह नहीं मिलने के कारण शिवसेना नेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल शिंदे का इसे लेकर कोई बयान तो सामने नहीं आया है। पहले से ही पालक मंत्री पद को लेकर शिवसेना का बीजेपी से टकराव चल रहा है। इसी के चलते रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी टकराव खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी की दिग्गज नेता और राज्य की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने ऐलान किया है कि उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के समर्थकों की इतनी संख्या है कि वो अलग दल बना सकती हैं। दरअसल मुंडे अपने मंत्रालय से खुश नहीं दिख रही हैं। ऐसे में अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चिंता ये आ गई है कि वो पंकजा मुंडे की नाराजगी को दूर करे या फिर एकनाथ शिंदे को संभाले। देवेंद्र फडणवीस को राहत बस इतनी है कि उनकी सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर जरूर बढ़ते टकराव ने उनकी चिंता को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने उनसे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। उधर सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनिल विज के मामले में बात की है। चर्चा है कि बडौली ने सैनी की सहमति के बाद ही विज को नोटिस जारी किया है। अब देखना होगा कि विज पर पार्टी नेतृत्व की ओर से क्या फैसला आता है। बता दें कि अनिल विज ने हाल ही में कई बार सैनी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सीएम सैनी की फोटो पर गद्दार लिखकर पोस्ट किया था। इससे पहले 30 जनवरी को उन्होंने कहा था कि वो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे। वहीं 31 जनवरी को विज ने कहा था कि सैनी जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर है। वहीं 1 फरवरी को विज ने कहा था कि आप मेरी आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। तो वहीं 2 फरवरी को विज का कहना था कि आप मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। बता दें कि ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर अपनी जासूसी करवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी देखा जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में सब कुछ ठीक। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब के 30 आप विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने के दावे से उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पार्टी विधायकों के साथ एक बैठक की। दिल्ली के कपूरथला हाउस में ये मीटिंग लगभग आधे घंटे तक चली। मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में मजबूती से लड़ाई लड़ी है। पैसा, बेईमानी और गुंडागर्दी से कोई जीत भी गया तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हमें और मजबूत होकर अगला इलेक्शन लड़ना है। केजरीवाल ने विधायकों को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर काम करने को कहा। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव गुंडागर्दी और पैसों के दम पर जीता है। हमें हर घंटे चुनाव आयोग के पास जाना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा कि जैकेट बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। हार जीत तो होती रहती है। हम दिल्ली की टीम के अनुभव का पंजाब में इस्तेमाल करेंगे। हमारी पार्टी अपने काम के लिए जानी जाती है। हम धर्म, गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते। आज हमारी दिल्ली और पंजाब की टीमों ने मिलकर फैसला किया है कि हम पंजाब को एक मॉडल बनाएंगे और देश को दिखाएंगे। साथ ही मान ने कांग्रेस के विधायकों के पार्टी बदलने और अरविंद केजरीवाल के पंजाब का सीएम बनने की कोशिश के आरोपों पर तंज करते हुए कहा कि विपक्ष पौने 3 साल से ऐसा बोल रहा है। हमने अपनी मेहनत से पार्टी बनाई है, इसलिए इन्हें दोषी साबित हो चुके विधायकों और सांसदों के चुनाव लड़ने पर बैन लगना चाहिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से अगले 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते हैं तो भी वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च की तय की है। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर सिर्फ 6 साल तक का बैन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो पूरी जिंदगी के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे करें? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि
कि एक सरकारी कर्मचारी जैसे कि 4th ग्रेड कर्मचारी एक बार गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने के बाद अपनी नौकरी वापस नहीं पा सकता, लेकिन एक सांसद या विधायक एक बार फिर से सांसद या विधायक बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की जांच करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। आंकड़ों की माने तो लोकसभा में 543 सांसदों में से 241 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 170 पर ऐसे अपराध हैं जिनमें 5 या 5 से ज्यादा साल की सजा हो सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को क्या सुनवाई करता है।